गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण नियोजन एवं प्रबंधन। यह जो टॉपिक है सभी के लिए उपयोगी है। आप बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, किसी भी है तो बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में पर्यावरण एवं राष्ट्र गौरव का जो पेपर होगा उसमें भी इससे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। बाकी जीएस कंपटीशन लेवल में जितने भी एग्जाम देते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो पर्यावरणीय नियोजन एवं प्रबंधन, इन्वायरमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इन्वायरमेंट को किस प्लानिंग के आधार पर मानव के सर्वांगीण विकास, स्वास्थ्य के प्रति ध्यान आकर्षित करना, किस प्रकार से पर्यावरण को मैनेज करें कि सभी का अस्तित्व तो रहे और मानव के जो संसाधन हैं, सांस्कृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, सभी का उपयोग दीर्घ काल तक करता रहे, ऐसी कुछ रणनीतियाँ बनाना। उसी के संबंध में पर्यावरणीय नियोजन पर अध्ययन किया जाता है। जीव जंतु तथा मानव के अस्तित्व के लिए पारिस्थितिक संतुलन अत्यंत आवश्यक है। किसके लिए है? जीव जंतु तथा मानव के अस्तित्व के लिए। तथा मानव के अस्तित्व के लिए पारिस्थितिक संतुलन आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। नितांत आवश्यक है। तो जीव जंतु तथा मानव के अस्तित्व के लिए पारिस्थितिकी संतुलन नितांत आवश्यक है। रीजन क्या है कि जब पर्यावरण पूरा था बढ़िया से तो मानव को अपने अनुसार पर्यावरण वृद्धि और नियंत्रित करता था, लेकिन जब मानव ने अपनी बुद्धि का विकास किया तो उस पर्यावरण से अलग हटने लगा, उसकी विचारधारा से अलग हटकर सांस्कृतिक पर्यावरण मानव अस्तित्व में लेकर के आ गया। अब वह अपना क्षेत्र विस्तार करने लगा, वह अपने इन्वायरमेंट का निर्माण करता जा रहा है और पर्यावरण पर संकट मंडराने लगा। तो पर्यावरण में मानव अपना एक क्षेत्र खाता चला जा रहा है, बढ़ाता चला जा रहा है, लेकिन इसमें भी जो जीव जंतु हैं उनका भी जीवन संकट में। जो वनस्पतियाँ थी उनका भी संकट मंडराने लगा और इन्वायरमेंट का दायरा घटता जा रहा है। इन्वायरमेंट का दायरा जो है घटता जा रहा है। इन्वायरमेंट का दायरा घटता जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में यह नीति लाना पड़ा कि भैया पर्यावरण नियोजन एवं प्रबंधन लाना अनिवार्य है, नहीं तो मानव तो रहेगा ही, ये जीव नहीं रहेंगे। जब ये जीव नहीं रहेंगे तो हो सकता है भविष्य में इस पे भी खतरा मंडरा जाए, मानव पर भी खतरा मंडरा जाए। तब मानव को कुछ चीज़ें समझ में आई, कहा यार ये कुछ चीज़ें हैं, अगर हम एक को डिस्टर्ब कर देते हैं तो पारिस्थितिक तंत्र में मानव भी डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि सभी चीज़ें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो विश्व स्तर पर पर्यावरणीय संकट की छाया मंडराने, विश्व स्तर पर पर्यावरणीय संकट की छाया मंडरा रहे। छाया मंडरा रही है। तो विश्व स्तर पर पर्यावरणीय संकट की छाया मंडरा रही है और
वर्तमान समय में जैविक भौतिक पर्यावरण, जैविक भौतिक पर्यावरण, बायोफिजिकल एनवायरनमेंट तीव्र गति से जैविक भौतिक पर्यावरण जैविक भौतिक पर्यावरण जैविक भौतिक पर्यावरण तीव्र गति से, और एक है बायोफिजिकल एनवायरनमेंट, बायो फिजिकल एनवायरनमेंट। बायोफिजिकल एनवायरनमेंट तीव्र गति से, यह जो है ना तीव्र गति से कहाँ परिवर्तित होने लगा? सामाजिक पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है। सामाजिक पर्यावरण में परिवर्तन होने लगा। सामाजिक पर्यावरण में परिवर्तन होने लगा, परिवर्तित हो रहा है। तो जैविक भौतिक पर्यावरण बायोफिजिकल एनवायरनमेंट तीव्र गति से सामाजिक पर्यावरण में परिवर्तित होने लगा। ठीक, पर्यावरण के संघटक जो है मौलिक गुण, इनका भी परिवर्तन हो रहा है। पर्यावरण के जो संघटक होते हैं, उनके मौलिक गुण होते हैं, ये भी बदलते हैं, क्योंकि मानव अपने हिसाब से किसी चीज को रखना चाहता है। लेकिन इसके स्वास्थ्य की बात है, मानव का तो मान लो हो ही रहा है विस्तार, लेकिन मानव के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना। जब मानव ने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया, अपने स्वास्थ्य, जब स्वास्थ्य की बात आई मानव के, कहा यार ये तो गड़बड़ हो रहा है। तो स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण गुणवान होना चाहिए, पर्यावरण में गुण होना चाहिए, गुण में नितांत आवश्यक है। अगर पर्यावरण में गुण नहीं होगा, गुणवत्ता नहीं होगी, तो इसकी भी गुणवत्ता डाउन हो जाएगी। मानव अपने स्वास्थ्य की गुणवत्ता भी डाउन कर लेगा। जैसे आप इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वहाँ की हवा प्रदूषित हो जाए, जल प्रदूषित हो जाए, तो आपका शरीर भी प्रदूषित होना तय है। तो इसीलिए मानव अपने जब स्वास्थ्य पर एक नज़र दौड़ाया तो कहा यार पर्यावरण गुणवत्ता होनी चाहिए। यदि गुणवत्ता पॉजिटिव आ गई तो हम भी पॉजिटिव होंगे, गुणवत्ता निगेटिव चली गई तो हमारे अंदर भी निगेटिव विचारधारा, निगेटिव स्वास्थ्य आने लगेगा, स्वास्थ्य डाउन होने लगेगा। इस तरह का चीज़ें सामने आई। जब इस तरह की चीज़ें सामने आई तब मानव ने कहा यार हम तो विकास कर रहे हैं। इस तरह की इतनी सारी चीज़ें सामने आई तो मानव ने कहा यार हम तो विकास कर रहे हैं, लेकिन कैसा विकास कर रहे हैं? तो विकास के लिए, तो विकास का जो संचालन होता है, विकास के संचालन के लिए, विकास के संचालन के लिए, विकास के संचालन के लिए दो गुणों पर ध्यान दिया जाता है, दो संसाधनों पर ध्यान दिया जाता है। एक नव्यकरणीय संसाधन और दूसरा होता है अनव्य। ठीक,
एक होता है नव्यकरणीय संसाधन और एक होता है अनव्यकरणीय संसाधन। किसका उपयोग हम ज़्यादा कर रहे हैं, किसका उपयोग कम कर रहे हैं? तो एक होता है, इसको हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, इसको कहते हैं नॉन रिन्यूएबल, यानी जिसका उपयोग एक बार करने के बाद वो समाप्त हो जाता है, वह नव्यकरणीय हो ही नहीं सकता, वह अनव्यकरणीय है। एक बार उपयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाए, दोबारा उपयोग में न लाया जाए। जिसको बार बार नया न किया जा सके, जिसको बार बार नया न किया जा सके वो अनव्यकरणीय, जिसको बार बार नया किया जा सके वह नव्यकरणीय है। तो संसाधनों का उपयोग, ये जो संसाधन हैं, संसाधनों का उपयोग, संसाधनों का उपयोग हम तो खूब भरपूर मात्रा में कर रहे हैं, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां भी क्या इसका उपयोग करेंगे? इस संबंध में कई लोग अपना मंथन दिए, कहा यार ये तो गड़बड़ है। तो दुर्लभ अमूल्य संसाधनों का संरक्षण पहले ही देख लेते हैं। नव्यकरणीय अनव्यकरणीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, कुछ इसमें दुर्लभ हैं, कुछ इसमें संसाधन दुर्लभ संसाधन, अमूल्य है, अमूल्य है, इनका उपयोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ इसमें दुर्लभ संसाधन है, अमूल्य संसाधन है, इनका संरक्षण किया जाए, इन संसाधनों का संरक्षण किया जाए, इन संसाधनों का संरक्षण किया जाए, इन संसाधनों का ना संरक्षण किया जाए। इन संसाधनों का संरक्षण किया जाए, यह बात रखी गई। अब इतना सारी चीज़ें आई कि भैया यह चीज़ ऐसे है। तो लोगों ने पूछा कि भाई नियोजन से क्या तात्पर्य है? तो चलिए देख लेते हैं पर्यावरण नियोजन क्या है। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। पर्यावरणीय नियोजन, देखो पर्यावरणीय नियोजन क्या है। विकास हम कर रहे हैं संचालन के लिए, इसमें नव्यकरणीय अनव्यकरणीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। यदि हम दुर्लभ और अमूल्य संसाधनों का संरक्षण कर दें ताकि भावी भविष्य में संरक्षण कर दें, इस प्रकार कर दें, इस प्रकार प्लानिंग कर दें कि भावी भविष्य में हमारे स्वास्थ्य, और भावी पीढ़ी
इन संसाधनों का उपयोग कर पाए, इन संसाधनों का उपयोग कर पाए, तो इसी को हम कहते हैं पर्यावरणीय नियोजन। इसी को हम कहते हैं पर्यावरण नियोजन। ठीक है, तो विवेकपूर्ण ढंग से इन संसाधनों का उपयोग करना पर्यावरणीय नियोजन होता है। इसी से हमारे पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ सकती है। ठीक, तो नियोजन समझ में आ गया। अब प्रबंधन देख लेते हैं। प्रबंधन क्या होता है? प्रबंधन मैनेजमेंट। प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट। क्या है मैनेजमेंट में? तो मैनेजमेंट से तात्पर्य है विभिन्न वैकल्पिक प्रस्ताव। क्या तात्पर्य है? विभिन्न वैकल्पिक प्रस्ताव। विभिन्न वैकल्पिक प्रस्ताव में से उपयुक्त प्रस्ताव उपयुक्त प्रस्ताव विवेकपूर्ण चयन करना। में से उपयुक्त प्रस्ताव का विवेकपूर्ण चयन करना। विवेकपूर्ण चयन करना। विवेकपूर्ण चयन करना। ठीक है, ताकि निर्धारित इच्छित उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। निर्धारित इच्छित उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। ठीक, तो इतना चीज प्रबंधन से तात्पर्य है वैकल्पिक प्रस्ताव, जो वर्तमान समय में प्रस्ताव लाए जा रहे हैं। उपयुक्त प्रस्ताव कौन है? उसका विवेकपूर्ण चयन करके निर्धारित इच्छित उद्देश्यों की पूर्ति कर सके, उसे ही हम प्रबंधक कहते हैं। पूर्ति कर सके, वही तो प्रबंधन है। उसी को तो हम प्रबंधन कहेंगे, मैनेजमेंट कहेंगे। तो इसे ही हम कहेंगे कि भाई ये देखो प्रबंधन है। विभिन्न वैकल्पिक, कुछ भी हो सकता है वैकल्पिक में, तो वैकल्पिक प्रस्तावों से उपयुक्त प्रस्ताव पर विवेकपूर्ण चयन करना, निर्धारित इच्छित और उद्देश्यों की पूर्ति कर सके, उसे हम प्रबंधन कहेंगे। प्रबंधन कहेंगे। ठीक है, उसे हम प्रबंधन कहेंगे। यही है। और जहां तक संभव हो सके ठीक है, इतना चीज। और जहां तक संभव हो सके, जहां तक संभव हो सके, और जहां तक संभव हो सके, ठीक है, अल्पकालिक उद्देश्यों की पूर्ति जहां तक संभव हो सके, अल्पकालिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रणनीति अपनाई जाती है। जहां तक संभव हो सके अल्पकालिक
जहाँ तक संभव हो सके अल्पकालिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। लंबा फेंक देंगे तो वो बहुत दूर खोबा नहीं करेगा, तो जहाँ तक संभव हो सके अल्पकालिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अल्पकालिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रणनीति अपनाई जाए। रणनीति अपनाई जाए। रणनीति अपनाई जाए। ठीक है, रणनीति अपनाई जाए। तो जहाँ तक संभव हो सके इस प्रबंधक में, ये जो प्रबंधन है, जहाँ तक संभव हो सके अल्पकालीन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रणनीति अपनाई जाए। दीर्घकाल के लिए भरपूर व्यवस्था हो। दीर्घकाल के लिए तो भरपूर हो, मतलब होता रहेगा। ठीक है, तो अल्पकालिक उद्देश्य से ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। तो अल्पकालिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए छोटे छोटे हम टेन्योर बना करके इसकी क्षतिपूर्ति को कम कर सकें, और लगातार तो हमेशा लगे ही रहेंगे। दीर्घकालिक के लिए यही हमारे छोटे प्रयास हमेशा लगे रहेंगे। तो इतना चीज़ ये थीम थी, ये था इंट्रोडक्शन। अब बारी बारी से हम इस पर चर्चा करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि पर्यावरण प्रबंधन किस प्रकार से काम करता है। किस प्रकार से कार्य करता है। चलिए, तो पर्यावरण प्रबंधन पर्यावरण प्रबंधन। ठीक, पर्यावरण प्रबंधन, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट। ठीक, क्या होता है? पारिस्थितिकी संतुलन, पर्यावरणीय स्थिरता। पारिस्थितिकी संतुलन और पर्यावरणीय स्थिरता तथा मानव क्रियाओं के मध्य समायोजन स्थापित करना। मानव क्रियाओं के मध्य समायोजन स्थापित करना प्रबंध है। समायोजन स्थापित करना प्रबंध है। जैसे मैं इधर लिख दे रहा हूँ, पारिस्थितिकी संतुलन। पारिस्थितिकी संतुलन प्लस पर्यावरणीय स्थिरता, इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी। इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी, पर्यावरणीय स्थिरता। स्थिरता, इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी, यह दोनों मिलकर के मानव क्रियाओं के मध्य विशिष्ट समायोजन स्थापित करें। ये मानव जो है, मानव क्रियाओं के मध्य विशिष्ट समायोजन स्थापित करें। विशिष्ट समायोजन स्थापित करें।
विशिष्ट समायोजन स्थापित करें। विशिष्ट समायोजन स्थापित करें। ठीक है, विशिष्ट समायोजन स्थापित करें, उसे ही हम कहते हैं पर्यावरण प्रबंध। उसे ही हम कहेंगे पर्यावरण प्रबंध। उसे ही हम पर्यावरण प्रबंध कहते हैं कि पारिस्थितिक संतुलन प्लस पर्यावरणीय स्थिरता मानव क्रियाओं के मध्य विशिष्ट समायोजन स्थापित करे तो उसे हम पर्यावरणीय प्रबंध कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी। आगे क्या होता है कि पर्यावरणीय जो क्षति होती है वो मानव क्रियाओं के द्वारा ही होती है। जो भी पर्यावरणीय क्षति होगी वो मानव क्रियाओं के द्वारा होती है। पर्यावरण से कुछ प्राप्त करता है और फिर अपने आप को उसी पर्यावरण पर निछावर करता है। तो ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं तो उसे ही हम विशिष्ट समायोजन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि बिना पर्यावरणीय के क्षति के मानव क्रियाओं द्वारा यदि यह सिस्टम इस तरह से हो रहा है, यदि बिना पर्यावरणीय की क्षति के किया जाए, बिना पर्यावरणीय क्षति के, बिना पर्यावरणीय क्षति के मानव क्रियाओं द्वारा बिना पर्यावरणीय क्षति के मानव क्रियाओं द्वारा पर्यावरण से कुछ प्राप्त करता है। ठीक है, ये लाइन याद रखना, बिना पर्यावरणीय क्षति के मानव क्रियाओं द्वारा पर्यावरण से यदि कुछ प्राप्त करता है, पर्यावरण से यदि कुछ प्राप्त करता है, यदि कुछ प्राप्त करता है तो उसे हम कहते हैं विशिष्ट समायोजन। तो उसे हम लोग कहते हैं विशिष्ट समायोजन स्थापित कर लिया है। भैया जब आपको जानवर नहीं मारो फिर भी अपने लक्ष्य तक पहुंच गए तो इसी को कहते हैं विशिष्ट समायोजन। तो इसे हम कहते हैं विशिष्ट समायोजन। तो बिना पर्यावरणीय क्षति के मानव क्रियाओं द्वारा पर्यावरण से कुछ प्राप्त करता है मानव, तो उसे विशिष्ट समायोजन कहते हैं। विशिष्ट समायोजन कहते हैं, तो उसे विशिष्ट समायोजन कहते हैं। जब पूछा जाए आपसे विशिष्ट समायोजन क्या है तो आप कहेंगे बिना पर्यावरणीय क्षति के मानव क्रियाओं द्वारा पर्यावरण से कुछ प्राप्त कर लेना विशिष्ट समायोजन कहलाता है। इसके लिए पारिस्थितिकी सिद्धांत प्लस समाज के आर्थिक क्रियाओं का ध्यान रखा जाता है। ये चीज़ होने के लिए चाहिए क्या कि आपको पहली बात तो पारिस्थितिकी सिद्धांत पता होना चाहिए।
पारिस्थितिकी ठीक है सिद्धांत पता हो, पारिस्थितिकी सिद्धांत प्लस इसके बाद आपको समाज के आर्थिक क्रिया ध्यान होना चाहिए कि कोई भी समाज अर्थ से ही तो बढ़ता है। समाज के आर्थिक क्रियाओं पर ध्यान देना होता है। ये चीज़ें कि पारिस्थितिकी सिद्धांत और समाज के आर्थिक क्रियाओं पर जब आप ध्यान देते हैं तो इस तरह की कंडीशन निकल के आती है कि भाई हम एक विशिष्ट पर्यावरण नियोजन कर रहे हैं, विशिष्ट समायोजन स्थापित कर रहे हैं पर्यावरण के मध्य। हम पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले रहे हैं। तो इस तरह की यदि कोई घटना होती है तो उसे हम कहते हैं विशिष्ट पर्यावरणीय समायोजन। तो उम्मीद है इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्रबंध ही चल रहा है, हम लोग यहाँ तक पहुँचे। तो विशिष्ट समायोजन स्थापित कर लिए। अब देखो इसमें कुछ खास बातें हैं जिसको ध्यान देना अति आवश्यक है। अब देखो पर्यावरण तो गुणी है, उसमें कोई दो राय नहीं। पर्यावरण में गुण छिपे हुए हैं, उसकी गुणवत्ता का कोई अथक गुणवत्ता है, लेकिन मानव उस गुणवत्ता का ह्रास कर रहा है। ठीक है, उस गुणवत्ता को ह्रास में लिप्त है, पेड़ को काट रहा है और नया पेड़ लगा भी नहीं रहा है और भूमि को बंजर कर रहा है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी संख्या बढ़ाता जा रहा है। तो ऐसे में गुणवत्ता का ह्रास होता है। तो हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए कि आखिर ये पर्यावरण जो प्रबंध है आखिर किस बात पर ज़्यादा फोकस दे रहा है। ठीक है, तो पर्यावरणीय गुणवत्ता को न तो आप परिभाषित कर सकते हैं, न आप कह सकते कि नहीं ऐसा होता है। तो पर्यावरणीय प्रबंधन जो शब्द है, जो इसकी गुणवत्ता है, इसको हम अगर बात करें कि नहीं परिभाषित कर दो तो बहुत कठिन है। इसकी गुणवत्ता को परिभाषित करना बहुत कठिन है, क्योंकि इसकी गुणवत्ता की जो शब्दावली होती है वह व्यक्तिनिष्ठ होती है। व्यक्ति के निष्ठ पर तो मतलब व्यक्ति के ऊपर छोड़ी जाती है। व्यक्तिनिष्ठ जिसका प्रयोग हम कई अर्थों में कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को हम ध्यान में रख करके पर्यावरणीय प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित तत्व को शामिल कर सकते हैं। निम्नलिखित तत्व को हम शामिल कर सकते हैं पर्यावरणीय प्रबंधन के अंतर्गत। निम्नलिखित तत्व को शामिल कर सकते हैं, सम्मिलित कर सकते हैं, सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से तत्व हैं? तो पहला, पर्यावरण संसाधनों के अनियमित अविवेकपूर्ण दोहन पर नियंत्रण पा जाए। पर्यावरण ठीक है, तो पहला है पर्यावरण संसाधनों के अनियमित, संसाधनों के
अनियमित, संसाधनों के अनियमित एवं अविवेकपूर्ण, अनियमित अविवेकपूर्ण दोहन पर नियंत्रण, दोहन पर नियंत्रण हो जाए भाई। पहला कंडीशन ये रखा। दूसरी कंडीशन क्या है? पर्यावरण के जैविक अजैविक। दूसरा कंडीशन है पर्यावरण के जैविक अजैविक, पर्यावरण के जैविक अजैविक घटकों की सुरक्षा, संघटकों की सुरक्षा, संघटकों की सुरक्षा, ये दूसरा पॉइंट है, संघटकों की सुरक्षा। नंबर 3, तीसरा पॉइंट है प्रदूषकों के उत्सर्जन पर नियंत्रण, प्रदूषकों के उत्सर्जन पर नियंत्रण। और क्या कर सकते हैं? चौथा पॉइंट पर्यावरण के तत्वों की गुणवत्ता में वृद्धि करना, पर्यावरण के तत्वों की गुणवत्ता में वृद्धि करना। ठीक। पांचवा पॉइंट होता है पर्यावरणीय शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना, पर्यावरणीय शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना, पर्यावरणीय शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना। और छठवां पॉइंट है आपका मनुष्य में पर्यावरण सचेतन का जागरण, मनुष्य में पर्यावरणीय सचेतन का जागरण, पर्यावरणीय सचेतन का जागरण, छठवां पॉइंट है। सातवां पॉइंट है आपका पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए, पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए प्रयासों के प्रतिफलों का निरीक्षण एवं सुधार करना, प्रयासों के प्रतिफलों, प्रयासों के प्रतिफलों का निरीक्षण एवं सुधार करना। इतना सारी चीज़ें हम
देखते हैं। ठीक है, और क्या जोड़ सकते हो? 8वां जोड़ सकते हो, कट रहा है, उधर लिख दे रहा। पर्यावरण विभिन्न पक्षों पर अनावरण अनुसंधान कार्य करना। आठवां पॉइंट यहाँ लिख दे रहा हूँ, पर्यावरण के अध्ययन पर अनुसंधान करना। ठीक है, मतलब खोज छानबीन करते रहना। यह कुछ तत्व हैं जिसके अंतर्गत पर्यावरण प्रबंधन पर ध्यान दिया जाता है। तो पर्यावरणीय संसाधनों का अनियमित व्यवस्था, इस तरह से दोहन पर नियंत्रण। तो यह पर्यावरण के इतने तत्व हैं, इन पे ध्यान दोगे तो कुछ चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। भाई पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत हम इतनी चीज़ों की सुरक्षा दे सकते हैं, इन पे नियंत्रण पाएंगे तो कुछ हम पर्यावरण को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान देना पड़ेगा भैया। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा पर्यावरणीय प्रबंधन के पारिस्थितिक आधार। पर्यावरण प्रबंधन के पारिस्थितिक आधार। पर्यावरण प्रबंधन के पारिस्थितिक आधार। इको बेस ऑफ एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, तो हम इसे कह सकते हैं यूको बेस। अब इस चीज़ में ध्यान देने योग्य बात यह है कि पर्यावरण जो है प्रबंधन के पारिस्थितिक आधार के हमने तत्व देख लिए कि भाई तत्व इस तरह से उतना वो काम करेगा, क्योंकि तत्व जो होते हैं पर्यावरण प्रबंधन और उसका उन्मूलन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि बिना विकास के पर्यावरण नहीं हो सकता। ठीक है, अब पर्यावरण रहेगा तो विकास भी, दोनों, तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जब पर्यावरण अधिक गुणवान होगा तो मानव स्वास्थ्य के ध्यान से दृष्टि देखा जाएगा, तब न विकास पूर्ण माना जाएगा। ये नहीं कि हमने फैक्ट्री लगा लिए कर लिया लेकिन वहाँ के लोग बीमार ही रहते हैं, तो पर्यावरणीय गुणवत्ता नहीं होती है। आइए बात करते हैं पर्यावरण प्रबंधन के पारिस्थितिक आधार। यह क्या है? विभिन्न स्तर के पर्यावरणीय प्रबंधन की योजना तैयार करता है। क्या करता है? तो पर्यावरणीय प्रबंधन के आधार पर
पर्यावरणीय प्रबंधन के आधार पर विभिन्न स्तर के पर्यावरणीय प्रबंधन की योजना, विभिन्न स्तरीय पर्यावरण प्रबंधन की योजना तैयार की जाती है। कुछ है नहीं, बस आराम से, कुछ नहीं। प्रबंधन आधार क्या है? पर्यावरण के विभिन्न स्तरीय पर्यावरण प्रबंधन की योजना तैयार की जाती है ताकि क्रियान्वयन किया जा सके, ताकि पर्यावरण प्रबंधन का क्रियान्वयन किया जा सके। पर्यावरणीय प्रबंधन का क्रियान्वयन किया जा सके, पर्यावरणीय प्रबंधन का क्रियान्वयन किया जा सके। अब पारिस्थितिक तंत्र के जैविक अजैविक संघटक हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक अजैविक संघटक हैं। जब भी हम क्रियान्वयन करेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक अजैविक संघटक हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र, अब इसमें एक शब्द आ गया, पारिस्थितिकी तंत्र। इसको भी आपको जानना चाहिए, ये नहीं पता रहेगा तो जल्दी काम नहीं बनेगा। तो पारिस्थितिक तंत्र के जैविक अजैविक संघटक, एक जैविक घटक होता है, एक अजैविक। जैविक मतलब जो जीवित है, अजैविक संघटक। जैविक अजैविक संघटक कौन कौन से होते हैं? तो पहले पारिस्थितिक तंत्र का ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा प्रवाह, इसके बारे में पता रहना चाहिए आपको। पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा प्रवाह, और का पता रहना चाहिए आपको पारिस्थितिक तंत्र की समस्थिति। पारिस्थितिकी तंत्र की समस्थिति। तंत्र की समस्थिति, पारिस्थितिकी तंत्र की समस्थिति, ठीक है। यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए इसमें, जैविक अजैविक संघटक में। और का पता होना चाहिए पारिस्थितिक तंत्र में दीर्घ एवं लघु परिवर्तन क्या क्या हो रहे हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में दीर्घ एवं लघु
परिवर्तन, दीर्घ एवं लघु परिवर्तन क्या क्या हो रहे हैं, यह चीज आपको पता होना चाहिए। पादपों एवं जंतुओं का उद्भव, पादपों एवं जंतुओं का उद्भव, ठीक है, यह पता होना चाहिए। विकास एवं विलुप्त हो जाना, उद्भव, विकास एवं विलुप्त हो जाना, विलुप्त हो जाना, विलुप्त हो जाना, यह पॉइंट होना चाहिए। पादपों एवं जंतुओं का उद्भव, विकास एवं विलुप्त हो जाना, यह भी जैविक अजैविक घटक के अंतर्गत, इसमें पर्यावरणीय प्रबंधन के पारिस्थितिक आधार हैं, इनके बिना आप नहीं चल सकते आगे। जंतु पादपों का वितरण एवं प्रभावी प्राकृतिक उत्पादनों का उपयोग। जंतु पादपों का वितरण, कोई भी जंतु कहाँ कहाँ है, जंतु पादपों का वितरण, जंतु पादपों का वितरण, ठीक है, एवं उनके प्रभावी कारक, एवं उनके प्रभावी कारक, ठीक, और प्राकृतिक उत्पादों का उपयोग, प्राकृतिक उत्पादों का, उत्पादकों का उपयोग एवं दुष्परिणाम, एवं दुष्परिणाम, एवं दुष्परिणाम, क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। दुष्परिणाम, पर्यावरण अवनयन, पर्यावरण अवनयन, पर्यावरण अवनयन, इतने प्राकृतिक के आधार हैं, ठीक है, प्रबंधन, पर्यावरण प्रबंधन के पारिस्थितिक आधार। तो यही पारिस्थितिक आधार आपको इनको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। यही पारिस्थितिक आधार जो हैं, जो पारिस्थितिक प्रबंधन, पर्यावरण प्रबंधन को मजबूती प्रदान करते हैं, ठीक है, ये मजबूती प्रदान करते हैं। तो अवनयन हो जाएगा, उपयोग दुष्परिणाम, पर्यावरण अवनयन हो जाएगा, प्राकृतिक घटनाएं और उसके भी परिणाम आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अवनयन हो गया, और प्राकृतिक घटनाएं भी तो घटेंगी, प्राकृतिक घटनाएं, इसमें भी कई जीव जंतु मर जाते हैं, इसके भी दुष्परिणाम पे आते हैं। प्राकृतिक घटनाएं एवं परिणाम, एवं इसके परिणाम, इसके भी तो परिणाम आते हैं। इसके परिणाम आदि विषयों पर प्रबंधन नितांत आवश्यक है। आदि विषयों पर, आदि विषयों पर पर्यावरण प्रबंधन नितांत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। आदि विषयों पर
नितांत आवश्यक है। ठीक है, तो इतनी घटनाएं ये तो चाहिए ही चाहिए, इन पर अध्ययन होना चाहिए, तभी आप एक पर्यावरण प्रबंधन की घटना को नितांत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। अब पर्यावरण प्रबंधन की योजना में निम्नलिखित पारिस्थितिकी नियमों और सिद्धांतों पर ध्यान दे देंगे तो आगे की प्रक्रिया आपकी पूर्ण हो जाएगी। तो ये हो गया पर्यावरण प्रबंधन के पारिस्थितिक आधार। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं और क्या आधार में है। कुछ खास चीज़ें हैं जो यहीं से विकसित होती हैं, यहीं से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। पर्यावरण की योजना में पर्यावरण की योजना में निम्नांकित परिस्थितियों एवं नियमों सिद्धांतों पर ध्यान दिया जाता है। निम्नलिखित पारिस्थितिकी नियमों एवं सिद्धांतों पर ध्यान दिया जाता है। कौन कौन से वह नियम हैं जिन पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है? तो पहली बात ये कि पृथ्वी से ज्ञान अज्ञान दोनों चीज़ें विद्यमान होती हैं। अब मानव के कुछ लोगों को पता रहता है कि ये चीज़ ज्ञात है, कुछ अज्ञात है। तो धरती पर बहुत सारे संसाधन हैं, उनके ज्ञात अज्ञात संसाधनों के प्रत्येक संसाधन की मात्रा सीमित है। उसकी जानकारी, उसके सिद्धांत आपको जानना चाहिए। तो धरती पर ज्ञात अज्ञात अनंत संसाधन है। ज्ञात अज्ञात अनंत संसाधन है। प्रत्येक संसाधन की एक मात्रा होती है, कुछ न कुछ तो सीमित रहेगा कि यह दायरा इतना जा कर के ख़त्म हो जाएंगे, इसके बाद फिर नहीं हो सकता। हर चीज़ का एक लिमिटेशन है। तो पहली बात यह पता होनी चाहिए, किसी भी संसाधन के निर्माण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के अस्तित्व के लिए प्रकृति सतत क्रियाशील है। प्रकृति स्वयं उसको समेटती रहती है, बिछाती रहती है, समेटती रहती है, बिछाती रहती है। तो सतत क्रियाशील रहती है। इसमें समय ज़्यादा लगता है। इसमें जो है आपका समय ज़्यादा लगता है कि भाई इसमें कोई चीज़ टूट रही, जैसे कोयला ख़त्म हो रहा है, तेल ख़त्म हो रहा है, तो उसको बनाने में भी तो टाइम लगेगा। किसी जानवर विलुप्त हो गया तो उसको बनाने में भी, नई प्रोसेस आने में बहुत टाइम लगेगा। तो अगर मानव उसमें डिस्टर्ब न करे तो प्रकृति स्वयं अपना चक्र चलाती रहती, साइकिल चलाती रहेगी। तीसरा, सर्वव्यापी एक भूमंडलीय तंत्र। ठीक है, सर्वव्यापी एक भूमंडलीय तंत्र है। इसमें अनेक छोटे बड़े पारिस्थितिक तंत्र विद्यमान हैं। इनके जैविक अजैविक संघटक जैव भू रसायन चक्र द्वारा अंतर संबंधित है। ठीक है, तो कुछ खास चीज़ें हैं, इन्हीं के बारे में यहाँ पर ध्यान दे देंगे तो काम हो जाएगा। तो पर्यावरण की योजना में निम्नलिखित पारिस्थितिक नियमों एवं सिद्धांतों पर ध्यान दिया जाता है। तो क्या है? पहला, पृथ्वी के ज्ञात अज्ञात। पहला आपको जानना है
पृथ्वी के ज्ञात कौन कौन से संसाधन ज्ञात हैं, जानकारी है। अज्ञात, ज्ञात, अज्ञात, अनंत संसाधन, अनंत संसाधन, ज्ञात अज्ञात अनंत संसाधन हैं। प्रत्येक संसाधन, पृथ्वी के ज्ञात अज्ञात अनंत संसाधन हैं। प्रत्येक संसाधन की मात्रा सीमित है। मात्रा जो है सीमित है। संसाधन की मात्रा सीमित है। नंबर 2, किसी संसाधन के निर्माण, किसी संसाधन के निर्माण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के अस्तित्व के लिए तंत्र के अस्तित्व के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के अस्तित्व के लिए प्रकृति सतत क्रियाशील है। प्रकृति सतत क्रियाशील है। हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, खुद ही क्रियान्वित होगी। सतत क्रियाशील है। प्रकृति सतत क्रियाशील है। सतत क्रियाशील रहती है नहीं, रहती है। सतत क्रियाशील रहती है, सतत क्रियाशील रहती है। इसमें लाखों करोड़ वर्ष खर्च करना पड़ता है। नई प्रोसेसिंग में इसमें लाखों या करोड़ों वर्ष खर्च करना पड़ता है। लाखों करोड़ों वर्ष खर्च करना पड़ता है इसमें, ठीक है। इसमें लाखों करोड़ों वर्ष खर्च करना पड़ता है। नंबर 3, सर्वव्यापी भूमंडलीय तंत्र है। सर्वव्यापी भूमंडलीय तंत्र है, ठीक है। सर्वव्यापी भूमंडलीय तंत्र है। इसमें छोटे छोटे, ठीक है, इसमें छोटे छोटे बड़े बड़े पारिस्थितिक तंत्र विद्यमान है, ठीक है। छोटे बड़े दोनों है, ये नहीं कि छोटे छोटे। इसमें छोटे छोटे बड़े, छोटे बड़े, ठीक है। इसमें छोटे बड़े पारिस्थितिक तंत्र विद्यमान है। जहाँ भी जाओगे कोई ना कोई पारिस्थितिक तंत्र मिलेगा ही मिलेगा। जिस दिन पढ़ा देंगे पारिस्थितिक तंत्र उस दिन पूरा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आज वाला क्लियर ही है, बशर्ते आपको पारिस्थितिक तंत्र आना चाहिए। पारिस्थितिक तंत्र विद्यमान है तो छोटे बड़े, आप जहाँ भी कहीं भी जाएंगे वहाँ पर छोटे बड़े सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र विद्यमान रहेंगे,
ठीक है। और यह जो छोटे बड़े पारिस्थितिक तंत्र विद्यमान है, इसमें जैविक अजैविक जो संघटक हैं, जैविक अजैविक संगठक, इस तरह से एक प्रोसेस जैविक अजैविक संगठक भू रासायनिक चक्र चलेगा, भू रासायनिक चक्र, और इसका अपघटन हो जाएगा। भू रासायनिक चक्र के माध्यम से अपघटक हो जाता है, अपघटन हो जाता है। अब एक चीज़ समझना, जैसे कोई जीव है, वो धरातल पर ही है, अजैविक तत्व पर है, वो वहाँ से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। किसी जानवर का या तो शिकार होगा या किसी कारण से जब वो मृत्यु को प्राप्त होगा तो भू रासायनिक चक्र विद्यमान उस चक्र का हिस्सा में पहुँच जाएगा। कीड़े, छोटे मोटे कीड़े उसको खा पी कर नष्ट करेंगे और फिर वही कीड़े भू रासायनिक चक्र द्वारा उसे धरती में मर कर समा जाएंगे और उसका रख जो है अपघटक हो जाएगा, मर जाएगा शरीर, उसी में विलीन हो जाएंगे, अपघटक हो जाएंगे और फिर उसी अपघटक को घासे अपने रूप में उपयोग करके फिर नए श्रृंखला का निर्माण कर देंगे। यही चक्र चलता है, ठीक है, यही चक्र चलता रहे। तो इसीलिए सर्वव्यापी तंत्र है, ठीक है, भूमंडलीय तंत्र है, सर्वव्यापी भूमंडलीय तंत्र है। चौथा पॉइंट, पारिस्थितिक तंत्र का दीर्घकालिक जीवन होता है। पारिस्थितिक तंत्र का दीर्घकालिक जीवन होता है, छोटा नहीं होता, दीर्घकालिक जीवन होता है। पारिस्थितिक तंत्र का दीर्घकालिक जीवन होता है, ठीक है। प्रत्येक में अस्थिरता तथा सामान्य होता रहता है, ठीक है, दीर्घकालिक होता है। एक चीज़ और जाना, मनुष्य मरणशील है, मनुष्य मरणशील है परंतु मानव वर्ग विद्यमान रहेगा। मनुष्य मरेंगे लेकिन जो मानव का समुदाय है वह मरणशील नहीं, सब मानव थोड़ा मर जाएंगे। मनुष्य मरणशील है परंतु मानव वर्ग दीर्घ काल तक रहेगा। तो इस तरह से हम इस पे बैठा सकते हैं कि मनुष्य मरणशील है तो दीर्घकालिक होता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र दीर्घकालिक जीवन का होता है, जिसे मानव मरणशील है परंतु मानव वर्ग दीर्घकालिक तक रह सकता है। नंबर 5, और क्या इसमें जान सकते हो। अब जैन सर थे और घर से कचरा उठाए, कहा कि हमारा घर तो साफ़ हो गया, ठीक है, दीपावली का त्यौहार है, घर से कचरा उठाए ले जा कर के फेंक दिए। यानी हमने क्या किया, किसी वस्तु को घर से साफ सफाई के दौरान संपूर्ण कचरा घर का निकाल दिया, ले जाकर कहीं फेंक दिया। हमने फेंक दिया कि बस हमारी आंख से दूर हो गया। हमने जब उस कचरे को फेंक दिया, हमने कहा वो अदृश्य हो गया। तो कचरा क्या अदृश्य हो गया? हमने ने अपने घर से अदृश्य किया, तो कचरा अदृश्य नहीं है। यह भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि फेंकी गई वस्तु अदृश्य नहीं होती, फेंकी गई वस्तु अदृश्य नहीं होती, प्रत्येक क्षण दृश्य एवं अस्तित्ववान है। तो छठवां पॉइंट, 5वां पॉइंट यही है आपके लिए कि फेंकी गई इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, फेंकी गई वस्तु अदृश्य नहीं होती, फेंकी गई वस्तु अदृश्य नहीं होती है, फेंकी गई वस्तु अदृश्य नहीं होती है, ठीक। वह प्रत्येक क्षण दृश्य, वह
प्रत्येक क्षण दृश्य प्रत्येक क्षण दृश्य एवं अस्तित्ववान है, एवं अस्तित्ववान है। ठीक है, ये नहीं कि अपने घर का कचरा उठा के फेंक दिया, फेंके जैसे ही अदृश्य हो गई, जादू थोड़ा हो जाएगा। वह प्रत्येक क्षण दृश्य एवं अस्तित्ववान है, उसका अस्तित्व रहेगा ही रहेगा, क्योंकि फेंकी गई वस्तु अदृश्य नहीं होती, अस्तित्ववान है। हर एक वस्तु अस्तित्ववान है, उसका अस्तित्व रहना ही रहना। आपने कचरा फेंका, लेकिन वो कचरा अदृश्य नहीं हो गया फेंक देने से। 5 पॉइंट, इन 5 को नोट कर लो। और क्या है? संसार समस्त वस्तुओं की अपनी विशिष्ट रूप देता है। वस्तु का अस्तित्व निरर्थक नहीं है। कोई भी वस्तु है, उसका अस्तित्व निरर्थक कतई नहीं है। आप उसको निरर्थक मान सकते हैं, लेकिन वो वस्तु निरर्थक नहीं हो सकती। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में अनेक समस्याएं होती हैं। अब उसमें से आपने किसी एक समस्या का समाधान कर दिया तो संपूर्ण समस्या का समाधान नहीं होता है। जैसे कृषि पारिस्थितिक तंत्र में चूहा की संख्या ज़्यादा थी और आपने उसमें नेवला छोड़ दिया कि चूहा नेवले को खा जाएंगे, नेवला चूहे को खा जाएंगे, तो चूहों की मात्रा घट जाएगी। आपने एक समस्या का समाधान ढूंढा, लेकिन संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र का समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो इस तरह से पारिस्थितिक तंत्र में इतनी सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और कुछ फैक्ट्स हैं। इसमें नियतबद्ध ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ऊर्जा प्रवाह पिरामिड भी इसी के लिए उल्लेखनीय है। तो उम्मीद है इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखोगे 5। कोई फेंकी गई वस्तु अदृश्य नहीं होती, वो प्रत्येक क्षण विद्यमान है। ठीक है, अस्तित्ववान रहेगा ही। तो ये इसके आधार थे। आइए और जानते हैं आगे क्या होता है इसमें। थोड़ा पानी पी लें। तो 1 घंटा हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट दिन आएगी। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।